वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर की, जो कि आपकी निम्मी क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसको श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हुए, और ये लास्ट आपका चैप्टर है आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक के जो आपके चैप्टर हैं वो आपको ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल रखे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो सेक्शन में जाना है और वीडियो सेक्शन में जाके आपको 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर है वो आपको वहाँ पर रीड कर लेने हैं। ठीक है, यानी कि देख लेने हैं, और जिससे कि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। इसमें अपन क्या करेंगे, लास्ट एंड फाइनल करेंगे आपका 13, यानी कि ट्रांसफार्मर का कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके ITI की जो भी आपके चैप्टर है वो फिनिश हो जाएंगे, और फिनिश होने के बाद आपके इस 13 चैप्टर जो है इन्हीं को कंटेस्ट याद कर लेना, बार बार वीडियो को देखना, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए, ज़्यादा याद हो जाए, और फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप डेफिनेट रूप से आप एग्ज़ाम को क्रैक करके आ जाओ। ओके, तो बस आज के इस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो चैनल पर नए हैं और नए हैं और साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को साथ में लाइक भी कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अपना 13। आपका चैप्टर स्टार्ट आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं, जानते हो ना, ये सब जानते हो ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिणामित्र बोलते हैं इसको। ठीक है, सब लोग जानते हो किसी चीज़ को। ठीक है, बात करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रिंग कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ये फेराइट है कैसा आपका, यहाँ पर राइट कर रखा है ना, ये कैसा है, फेराइट फेराइट कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो ध्यान रखना, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए किस ट्रांसफार्मर का अपन उपयोग करते हैं, वो करते हैं आपका उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर का, यानी कि उसका नाम क्या है, फेराइट कोर। तो उस उच्च आवृत्ति वाले या हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में जो कोर उपयोग में आती है वो कौन सी आती है, फेराइट कोर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी, यानी कि कंपटीशन के लिहाज से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में भी इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उच्च आवृत्ति के लिए जो भी अपनी ट्रांसफार्मर है जो कोर उपयोग करेगा वो कौन सी कोर करेगा, फेराइट प्रकार की, कौन सी, फेराइट प्रकार की। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि फेराइट टाइप का। हिंदी में थोड़ा सा गलत कर रखा है ना, राइट कर रहा है, फेराइट मान लेना इसको। ठीक है, फेराइट आपका। अगर देखो आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 V1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2 इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर। मतलब एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है, यानी कि कैसा आपका आदर्श ट्रांसफार्मर है। और आदर्श के लिए क्या होती है, आदर्श की कंडीशन होती है, सीधी सी बात है, कोई भी लॉस नहीं होते, कोई भी हानि नहीं होती इसके अंदर, किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं होता, बिल्कुल जितना अपन ने इनपुट दिया है उतना ही आपका आउटपुट में निकल जाए, यानी कि कोई भी लॉसेस नहीं, कोई भी हानि नहीं, बिल्कुल प्योर। और एक्चुअल में क्या होता है, संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आइडियल हो, यानी कि आदर्श हो, केवल नाम नाम की आदर्श होती है, कुछ ना कुछ किसी में किसी ने में कोई ना कोई कमी रहती है, कोई ना कोई अशुद्धि पाई जाती है। 100% इनपुट में 100% आउटपुट आपको प्राप्त होता ही नहीं है, बल्कि कुछ कम प्राप्त होता है। ठीक है, बस ये नाम नाम का जरूर है। तो देखो इसमें क्या होता है, जितनी अपन इनपुट देंगे उतनी ही आपकी आउटपुट निकलेगी। तो इसमें भी क्या है, आपका जो वोल्टेज आपका क्या रहेगा, आपका E1 है, आपका E1 आपका वोल्टेज है वो आपका V1 के बराबर रहेगा, और E2 जो वोल्टेज है वो आपका V2 के बराबर रहेगा। ठीक है, V2 के बराबर रहेगा, अर्थात E1 वोल्टेज मान V1 के बराबर और E2 को वोल्टेज मान V2 के बराबर रहेगा। बस इतना सिंपल है, यानी इक्वल रहेंगे, कोई लॉस नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, ना तो बढ़ोतरी होगी ना घटेगी, बिल्कुल समान रहेगा। क्यों, क्योंकि आइडियल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2, बस सिंपल। अगला देखो आपको थर्ड में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। तो देखो अपना कंजर्वेटर टैंक होता है, वो क्या करता है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर जब उसके तेल का है ना, तेल ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल भरा रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, खनिज तेल बोलते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तेल को क्या करता है, वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, जब आपका ट्रांसफार्मर का जो क्या है, आपका तेल का प्रसार बढ़ता है तब,
और ज़रूरत पड़ने पर जब ट्रांसफार्मर में तेल की कमी आ जाती है तो अपने अंदर जो समाहित जो तेल था उसको वापस से ट्रांसफार्मर को दे देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज़रूरत पड़ने पर तो ये अपने तेल का क्या कर लेता है, तेल का क्या कर लेता है, यानी कि संकुचन कर लेता है, और जरूरत पड़ने पर एक्सपेंशन कर लेता है। यानी कि अपने अंदर जब अपना ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल ज़्यादा हो गया है तो अपने अंदर ले लेगा, और जब ट्रांसफार्मर तेल की कमी आ जाती है तो अपने अंदर जो स्टोर किया हुआ तेल है उसको बाहर दे देता है। बस इतना सा काम है कंजर्वेटिव टैंक का, और कुछ काम नहीं है। अगर बात देखें इसकी ऑप्शन में क्या है, इसका ऑप्शन इसका राइट आपका डी है, यानी कि लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देना। बात है कि अलाउज एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। जैसे जैसे लोड वेरिएशन होगा वैसे वैसे ये ऑयल का क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, यानी कि प्रसारण करेगा। ठीक है, बस सिंपल सी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखें इसका फोर्थ में, विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखो ट्रांसफार्मर में ना दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक तो होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है और एक होता है अपना ओपन सर्किट टेस्ट होता है, तो दो होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए काम आता है, ताम्र क्षति ज्ञात करने के लिए, और ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए आता है, लो क्षति ज्ञात करने के लिए। तो बस इतना ही तो पूछा है कि आपका जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किस लिए करते हैं भाई, ताम्र क्षति ज्ञात करने के लिए। इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, ए, यानी कि ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बस सिंपल। अगला देखो यहाँ पे फिफ्थ में, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसफार्मर इफ द नो लोड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। यानी कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना है, और वोल्टेज रेगुलेशन को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, विनियमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज विनियमन बोलते हैं। वोल्टेज विनियमन विनियमन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपका V डॉट आर, ठीक है, VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100, क्या है आपका, इंटू 100। ठीक है, अब देखो VNL से क्या है, नो लोड की अवस्था में वोल्टेज कितना है, और FL का मतलब फुल लोड की अवस्था में वोल्टेज क्या है, बटे में क्या है, फुल वोल्टेज, और इसमें बीच में क्या गुणा में आपका 100 है। तो बस ऐसे याद करते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखो इसमें फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि V डॉट आर बराबर आपका, तो VNL, यानी कि VNL कितना है आपका, 240 वोल्टेज है, 240 वोल्ट ही तो है ना। तो लिख दो 240 वोल्ट माइनस फुल वोल्टेज कितना है आपका, 220 वोल्टेज है, बट्टे आपका का 220 वोल्टेज इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे आपको यहाँ पे, इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे आपका 100 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ सही नहीं हो रहा, अगर मैं बात करूँ इंटू 100। ठीक है, बस अब देखो 240 में से 220 के कितने गए, 20 बचे, बट्टे में आपका 220 इंटू आपका 100। अब इसको काटा पीटी करके इसका मान निकाल लो, आप करना ही तो है, कैलकुलेशन तो करनी है। तो कैंसर इसका आएगा 9.09% आएगा। तो ऑप्शन इज डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका 6 में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, टुकड़े टुकड़े मतलब क्या है यहाँ पर, लेमिनेशन का। लेमिनेशन कोर अपन क्यों करते हैं भाई, सीधी सी बात है, जो भी ट्रांसफार्मर की कोर होगी, चाहे आपकी क्या जनरेटर की कोर होगी, चाहे आपकी अल्टरनेटर की कोर होगी, चाहे सिंक्रोनस मोटर की कोर होगी, जब भी उस कोर होती है उस कोर को अपन कैसे बनाते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। और लेमिनेटेड बनाने का क्या उद्देश्य है, उस कोर के अंदर जो भंवर धारा आनी होती है, यानी कि एडी करंट जो होती है ना, कि एडी करंट बोलते हैं उसको, या फिर भंवर धारा हानि बोलते हैं, उसको कम करने के लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग क्या है भाई, सीधी सी बात है, लेमिनेटेड कोर प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि भंवर धारा हानि को कम करना। बस सिंपल। अगला देखो यहाँ पे 7th में देखते हैं इसको, ये पूछा कि व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की शीतलन की विधि क्या है, यानी आपको ये शीतलन की विधि दिखाई दे रही है, ये कौन सी विधि है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑयल आपका जा रहा है, ऑयल जा रहा है आपका ऑयल, और ये आपकी बाहर की तरफ जो आपकी क्या लगी है, फिंस लगी हुई है, उन फिंसों के माध्यम से ये ऑयल बाहर जा रहा है। ठीक है, ऑयल आपका इन फिंसों के माध्यम से ऊपर से लेकर नीचे तक आपका क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और ये फिंस क्या हो रही है, आपकी वायु के संपर्क में आ रही है, तो जिससे क्या है, गर्म ऑयल अपना ऊपर और ठंडा ऑयल आपका नीचे,
इस टाइप से प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें क्या है, जो फिन्स है और फिन्स आपकी वायु के संपर्क में लगातार पड़ रही है, तो जो अपना ऑयल गर्म है वो वायु के संपर्क में आने से क्या ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद कहाँ पहुँचेगा, वो पैंधे पहुँचेगा। क्या होगा, पैंधे पहुँचेगा। फिर वापस ही अपना क्या गर्म होगा तो ऊपर आएगा, फिर वापस से आपको ठंडा होगा अपने एयर के माध्यम से, फिर वापस से पैंधे में आ जाएगा, फिर वापस से ऊपर पहुँच जाएगा। ऐसी ही सर्कुलेशन चलती रहती है। तो ये कौन सी विधि है, ये है आपकी ये कौन सी, तेल प्राकृतिक ठंडा, यानी कि ऑयल नेचुरल कूलिंग। क्योंकि इसमें ऑयल है ना, वो किसके माध्यम से ठंडा हो रहा है, प्राकृतिक रूप से ठंडा हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी मोटर नहीं है, केवल क्या सिंपल तौर से ठंडा हो रहा है। जितना भी अपना ऑयल का एक्सपेंशन हो रहा है, ऑयल गर्म हो रहा है तो ऊपर पहुंच रहा है, और फिर वो वापस से फिन्स के माध्यम से नीचे आ रहा है पैंदे में, फिर यहाँ से गर्म हो रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो नेचुरल हो रहा है बस। तो कैसा कि दीजिए, ये है आपकी ऑप्शन में ए, यानी कि ऑयल नेचुरल कूलिंग, तेल प्राकृतिक ठंडा इसकी विधि है। ठीक है, अगला देखें आपको 7th में, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हें क्या अधिकतम दक्षता चाहिए तो उसमें क्या है, जितने लॉसेज हो रहे हैं वो जितने आपके लॉसेज हो रहे हैं, आपके कोई भी हो आयरन लॉसेज हैं, वो ताम्र हानि के बराबर होने चाहिए। यानी कि कॉपर लॉसेज बराबर किसके, आयरन लॉसेज के, यानी कि जो ताम्र हानि है वो लोह हानि के बराबर होनी चाहिए। तो आपकी क्या होगी, उसके अंदर आपकी क्या है, अधिकतम दक्षता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि दोनों कैसे हैं, आपस में कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो क्या, आपके लॉसेज जीरो और लॉसेज जीरो। तो जितनी इनपुट अपन दे रहे हैं उतनी इनपुट आप जितनी इनपुट दे रहे हैं उतनी अपन को आउटपुट मिल जाएगी। तो क्या होगा, इफिशियंसी 100% हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी, यानी कि बहुत अधिक हो जाएगी। तो क्या है इसकी कंडीशन, ट्रांसफार्मर की दक्षता को अगर तुम्हें ज़्यादा करना है या दक्षता को अधिकतम प्राप्त करना है, तो उसके अंदर आपके लोह क्षति का मान ताम्र क्षति के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि ताम्र क्षति, ताम्र हानि का मान बराबर लोह क्षति के मान के बराबर होना चाहिए। बस ये इसका राइट आंसर है। अगला देखिए इसको 8th में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लॉट स्विच ऑफ वोल्टेज रिले इन ट्रांसफार्मर। तो देखो आपके जो वोल्टेज रिले वो कहाँ लगी रहती है, ट्रांसफार्मर में। तो ये पूछा कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले के शीर्ष फ्लॉट स्विच का कार्य क्या है। ऑप्शन ए, नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें। ऑप्शन बी, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। ऑप्शन सी, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें। ऑप्शन डी, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। बस अगला देखें इसका 9th क्वेश्चन है, वाई द कोर ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस, यानी कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। ऑप्शन ए, बोझ को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए। ऑप्शन डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए इसको 10th क्वेश्चन में आपको, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए, पटलित कोर का उपयोग करना। ऑप्शन बी, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना। ऑप्शन सी, उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन डी, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो उसको 11th में, वाई द लोड इज डिसकनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। ऑप्शन ए, उदासीन बिंदु से टेपिंग को विसंयोजित करने के लिए। ऑप्शन बी, डायवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए। ऑप्शन सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। ऑप्शन डी, वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। तो देखो इसमें क्या होता है
कि अगर आपको टेप बदलना है और टेप बदलने से क्या है, आपको जो आपका लोड है वो उठाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर आपका टेप टेप होता है, किस टाइप का टेप होता है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो सपोज करो आपकी मशीन के अंदर या आपके प्लांट के अंदर या अपनी जो भी आपका स्थान है वहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है, तो उसको मुझे वोल्टेज बढ़ाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग वो बढ़ाने पड़ेंगे। और वो मैं किससे बढ़ाऊंगा, वो टेप स्विच के माध्यम से बढ़ाऊंगा। किससे, टेपिंग से, जो अपना टिप रहता है ना उससे मैं बढ़ाऊंगा। अब क्या करना है, मुझे उसको घुमाना है। अब घुमाऊंगा तो ऐसी थोड़ी है जो अपना लोड लगा हुआ है उसी पे मैं उसको घुमा दूँ फिर एकदम से लोड बढ़ जाएगा ना। अगर ऐसी गलती करोगे कि चालू लाइन में अगर तुमने लोड नहीं हटाया, लोड पहले से डला हुआ है उसके अंदर से, ठीक है, और उसी पे तुम उसको टेप चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा, अर्थात स्पार्किंग पैदा होगी। और स्पार्किंग पैदा होगी तो हो सकता है कि आपका जो भी आपका जल जाओ या कुछ लॉसेज हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए, आपका पैनल भी खराब हो जाए। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जब भी आपको टेप चेंज करना है तो लोड को पहले ऑफ कर देना है। ठीक है, जिससे कि आपकी वो स्पार्किंग ना हो, और स्पार्किंग ना हो तो अपना को पैनल जलने से बच जाए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है, यानी कि संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए इसका राइट आंसर है आपका। ओके, अगला देखो यहाँ पे 12th में देखो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है, तो देखो ये क्या आपकी इस भाग का नाम पूछ रहा है, ये है क्या चीज़, ये आपकी बुकोज रिले है। क्या आपकी ये बुकोज रिले है आपकी, और बुकोज रिले कहाँ लग रहती है, ट्रांसफार्मर में। तो क्या है इसका, ये आपका है बुकोज रिले। ठीक है, बस सिंपल सा। अगला देखो 13 देखे कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो देखो आपको अपने दो ट्रांसफार्मर है उसको अपन को समांतर क्रम में चलाना है तो क्या क्या होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, साथ में लोड की जो इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, साथ में फ्रिक्वेंसी भी आपकी क्या रहनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और फेज क्रम भी समान होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या है, दो ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए आवश्यक शर्त है। तो देखो इसमें कौन सी शर्त दे रखी है, अगर बात करें इसके ऑप्शन की ए भार की प्रकृति, ऑप्शन बी शीतलन प्रकार, ऑप्शन सी कला अनुक्रम में मतलब फेज सीक्वेंस, ऑप्शन डी इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। तो क्या है इसमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोनों का फेज क्रम समान होना चाहिए। फेज क्रम का मतलब है जो अपना पहले एक ट्रांसफार्मर का फेज क्रम आपका R/B है तो दूसरे का भी R/B होना चाहिए। बस ये क्या है, सीक्वेंस आपका समान होना चाहिए। तो सीक्वेंस समान होना चाहिए, या फिर फ्रिक्वेंसी समान होनी चाहिए, या फिर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, या फिर वोल्टेज समान होनी चाहिए। ये सब चार कंडीशन आपकी क्या अप्लाई करती हैं जब भी दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में चलाना हो तब। ठीक है, तो बस ओके, इसका आंसर क्या है आपका, फेज क्रम आपका समान होना चाहिए। अगला आपका 14 आपका देखिए, विच कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस कॉपर लॉस इन लार्जर ट्रांसफार्मर। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पटलित कोर का उपयोग, ऑप्शन बी कोर मोटाई को कम करके, ऑप्शन सी रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके, ऑप्शन डी स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके। तो देखो इसमें राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी, यानी कि यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, मतलब स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखा आपको देखो 15 का, यानी कि 15 में देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, जो आपका ट्रांसफार्मर ये दिखाई दे रहा है इसका नाम पूछ रहा है। तो किस 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 टाइप का, ये एयर कोर टाइप का, यानी कि एयर कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। बात करें इसके ऑप्शन की ए वायु कोर ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन बी आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन सी रिंग कोर ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन डी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है। तो कौन सा है ये आपका है ऑप्शन ए, यानी कि वायु कोर ट्रांसफार्मर है। अगला देखें 16 में, अगला क्वेश्चन देखें इसको 16 आपका, विच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, यानी कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को नापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, उच्च वोल्टेज को नापने के लिए कौन सा करते हैं, विभव ट्रांसफार्मर। कौन सा, विभव ट्रांसफार्मर करते हैं। इसका नाम क्या है इंग्लिश में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। और उच्च धारा को ज्ञात करने के लिए, उच्च धारा को ज्ञात करने के लिए कौन सा करते हैं, यानी हाई करंट को नापने के लिए कौन सा करते हैं, CT यानी करंट ट्रांसफार्मर का काम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उच्च धारा को नापने के लिए CT का प्रयोग करते हैं,
और उच्च वोल्टेज को नापने के लिए पीटी का प्रयोग करते हैं। पीटी फोर मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसकी हिंदी क्या, वेव ट्रांसफार्मर। तो ये तो पूछा है कि उच्च वोल्टेज को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल सी वेव ट्रांसफार्मर, यानी कि पीटी, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि वेव ट्रांसफार्मर। ठीक है, बस। अगला देखो यहाँ पे 17 में, हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल इन ब्रीदर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए, सिलिका जेल का उपयोग करना। ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना। ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना। ऑप्शन डी, अमोनियम जेली का उपयोग करना है। तो देखो इसमें से क्या है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो अपना ऑयल होता है, ठीक है, जो ऑयल में से क्या है, आपको वायु की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब ऑयल आपका गर्म होता है और गर्म होने के बाद क्या हो, उसमें से गैस निकलेगी और गैस को बाहर निकालना जरूरी है ना। और किससे निकालेंगे, वो एयर के माध्यम से निकालेंगे। तो क्या एयर कहाँ से लेगा, वो बाहर से लेगा। अब होता है क्या, जब गर्मी के टाइम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है एयर की, क्योंकि वो सुख से रहती है। लेकिन जब बरसात हो जाती है तब बहुत दिक्कत आ जाती है। क्यों, बरसात के टाइम पे क्या है, जब वो एयर लेगा तो एयर में क्या होती है, आपकी नमी होती है। अब वो नमी अगर एयर के माध्यम से पहुंच जाएगी तो ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। और मिक्सअप होने पे क्या है, ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर क्या करेगा, वो उसका जो इंसुलेशन था उसको क्या वीक करेगा, अर्थात वो कैसा हो जाएगा, वो चालन बन जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या होगा, चालन हो जाएगा। और चालन होगा अर्थात उसमें क्या है, पानी मिल जाएगा। और पानी मिलने के बाद क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों तेल में डूबी रहती हैं। और तेल में डूबी रहती है, अब तेल में आ गया पानी, अब पानी आ गया तो क्या होगा, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। और शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, खराब हो जाएगा, यानी कि ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या, ट्रांसफार्मर के अंदर जो एयर जा रही है उसके अंदर अब किसी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, इस नमी को ट्रांसफार्मर के अंदर अंदर ना पहुंचे तो किसका प्रयोग करते हैं, अपन सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। किसका, सिलिका जेल का। सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं आप अधिकतर। ठीक है, जो क्या करता है, आपका ये ब्रीदर के अंदर आपका रखा रहता है। जो स्टार्टिंग में कैसे रहता है, स्टार्टिंग में आपका सफ़ेद नीले कलर का रहता है। जब वो क्या आपकी नमी को सोख लेता है फिर वो लास्ट में कैसे बन जाता है, आपका हल्का गुलाबी बन जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, जो नमी को रोक लेता है, नमी को सोख लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या आप दे रखा ऑप्शन, राइट आंसर कैसा, ऑप्शन डी दे रखा है, यानी कि अमोनियम जेली का उपयोग करना। हालांकि ये कैसा है, अमोनियम जेली नहीं है, क्या आपका ये आपका क्या है, सिलिका जेल है आपका। ठीक है, राइट आंसर किसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर अगला देखते हैं इसको 18 में, विच पावर लॉस इज असेस्ड बाई ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। अभी मैंने बताया, यानी कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। मैंने आपको बताया था दो टेस्ट होते हैं आपके ट्रांसफार्मर पे, एक तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ठीक है, और एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है। ओपन सर्किट टेस्ट, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस में काम आता है, ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए। ओपन सर्किट किस काम आता है, लो हानि को ज्ञात करने के लिए। अब क्या पूछा है उसने, लो हानि पूछा है, यानी कि ओपन सर्किट तो पूछा उसने, ओपन सर्किट तो पूछा है, तो किस काम आता है, लो हानि को ज्ञात करने के लिए। और लो हानि कहाँ हुई, कोर में होगी, सीधी सी बात है, कोर में ही तो होगी। तो इसलिए राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका ऑप्शन डी, यानी कि कोर हानि। कोर लॉसेस बोल दो, कोर हानि बोल दो, या लो हानि बोल दो, एक ही बात है। ओके, अच्छा। अगला देखो आपका 19 में, विच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। ऑप्शन ए, अम्लता का। ऑप्शन बी, नमी का। ऑप्शन सी, श्यानता का। ऑप्शन डी, परावैद्युत शक्ति का। तो किसका होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मॉइस्चर का। किसका, नमी का, इसका राइट आंसर है। अगला देखा इसको 20 में, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। यानी कि पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए, नरम लोहा का। ऑप्शन बी, रोल्ड स्टील का। ऑप्शन सी, तांबा मिश्रित धातु का। ऑप्शन डी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का। तो किसका करते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का। अगला देखें आपका 21वां, ये पूछा है कि आपका यहाँ पे 21 में, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, जो आपको ट्रांसफार्मर दे रहा है वो किस, इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि कोर प्रकार का
ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो इसमें 22 में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हवा छोड़ना, ऑप्शन बी ऊष्मा छोड़ना, ऑप्शन सी दबाव छोड़ना, ऑप्शन डी नमी छोड़ना। तो देखो इसमें से क्या है, आपका जो आपका जो राइट आंसर क्या है इसका, ऊष्मा छोड़ना यानी कि हीट रिलीजिंग। अब देखो होता है कि ट्रांसफार्मर भी आपके बैंड प्लग होते हैं, क्या आपके बैंड आपका पाइप होते हैं, वो बैंड पाइप क्या करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी हीट जनरेट होती है। जब ऑयल गर्म होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, गैस निकलेंगी, तो हीट होगी, ऊष्मा होगी, तो ऊष्मा को बाहर निकालना जरूरी है ना। अगर तुम बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा, अंदर ही अंदर आपकी हीट बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो हीट को निकालना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, तो बैंड पाइप बैंड प्लग किसका काम करते हैं, ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका। ओके, अगला देखो 23 में देखो इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्टेज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। यानी बिजली ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या कार्य है, बस सीधी सी बात है। ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रिले क्या करती है, बस सीधी सी बात है, आपका ओवरलोड है उससे प्रोटेक्शन करती है, साथ में शॉर्ट सर्किट टेस्ट उससे भी करती है। यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाए या ओवरलोड फॉल्ट आया, इन दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है कौन, वोल्टेज रिले। बस ये तो आंसर है इसका। तो बात करें इसका क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओवरलोड से भी और शॉर्ट सर्किट से दोनों से क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो उसको 24 में, वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वाउंड विद थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। ऑप्शन ए उच्च उच्च प्रेरण देने के लिए, ऑप्शन बी आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, यानी कि उच्च प्रेरण देने के लिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो उसको 25 में, वाई डिस्टर्बेंस ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए अतिभारण से बचने के लिए, ऑप्शन बी निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन डी 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका जब डेल्टा से अपन किस्म करते हैं, स्टार हम करते हैं, तो 3 तार तो हो गया यहाँ पे, साथ में क्या होता है, एक आपका ना न्यूट्रल भी यहाँ से निकल जाता है। तो 3 तार 4, 3 तार तो अपने ये हो गए, 3 तार तो आपके ये हो गए आपके, क्यों डेल्टा में आपके 1 2 3 तो ये हो गए। और स्टार में क्या होता है, यानी कि डेल्टा के बाद डेल्टा से स्टार में, तो इसमें 1 2 3 तीन तार इसमें हो गए, और इसमें 1 2 3 और एक क्या होता है, इसका न्यूट्रल निकलता है 4, तो 3 तार 4 प्रणाली में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका। ठीक है, डी। अगला देखें 26 में, विच टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। बात करें ऑप्शन ए स्वयं प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन बी अन्योन प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन सी स्थिर प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन डी गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो देखो अपना ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपका ईएमएफ होता है वो कैसे होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कहोगे ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो भी आपका कैसे रहेगा, ईएमएफ टाइप का रहेगा, यानी कि अन्योन प्रेरण टाइप का रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरह होगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि अन्योन प्रेरित ईएमएफ। बस अगला बात करें आपके 27 में, हाउ डू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर।
एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? ऑप्शन ए अनुपात परीक्षण, ऑप्शन बी आवेग परीक्षण, ऑप्शन सी लघु परिपथ टेस्ट, ऑप्शन सी ओपन सर्किट टेस्ट। तो क्या पूछा है? तांबे का नुकसान यानी कॉपर लॉसेस, यानी कॉपर लॉसेस किससे करते हैं भाई? सीधी सी बात है, शॉर्ट सर्किट से, यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी कि लघु परिपथ टेस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभी अपने डिस्कशन किया था खूब, ठीक है, वापस आ गया वो रिपीट होके। अब देखो यहाँ पे क्या है 28 में, वाई फेराइट कोर इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए नियत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि नियत हानि को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखें आपका 29 में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्ज ट्रांसफार्मर। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? ऑप्शन ए तांबे के उपयोग को कम करता है, ऑप्शन बी हिस्टैरिस हानि को कम करता है, ऑप्शन सी भंवर धारा हानि को कम करता है, ऑप्शन डी कोर के लिए जगह कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि तांबे के उपयोग को कम करता है। बस। अगला देखो इसका 30 में आपका, विच मटेरियल इज यूज्ड इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चराइज एंटरिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। अभी मैंने बताया था, यानी कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिल्का जल का। अभी बताया था मैंने आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? यानी कि जो आपका ब्रीदर होता है उसमें नमी को जाने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? सिल्का जल का प्रयोग करते हैं। और सिल्का जल का स्टार्टिंग में रंग कैसा रहता है आपका? वो रहता है आपका नीला सफ़ेद रहता है। जब वो नमी सोख लेगा तो कैसे बन जाएगा? वो हल्का गुलाबी बन जाएगा। ठीक है, ये पूछता है, कलर भी आपको पूछ लेता है कि जब नमी नहीं सोखता तो किस टाइप का कलर रहता है सिल्का जल का, और जो नमी सोख लेता है फिर किसका बन जाता है कलर, वो पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 31 में आपका, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए अधिक हानियाँ, ऑप्शन बी वजन में भारी, ऑप्शन सी खराब वोल्टेज विनियमन, ऑप्शन डी द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपके प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही होती है। इसी में बस क्या फ़र्क पाड़ देते हैं। आपके नंबर ऑफ जो आपके स्टेप होते हैं, स्टैंपिंग होती है, उसके माध्यम से उसको डिफाइन कर देते हैं कि जितनी स्टैंपिंग कटी होती है वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और जितनी आपकी स्टैंपिंग नेक्स्ट कटी होगी वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है। उसी वाइंडिंग के आधे टर्न को बना लेते हैं अपन प्राइमरी बाइंडिंग, और आधे टर्न को बना लेते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। उसमें अलग से दूसरी बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, अलग से दूसरी बाइंडिंग नहीं होती। तो ये तो क्या अपना नुकसान है उसका। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी यानी कि द्वितीयक बाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। यानी कि पहली बाइंडिंग और दूसरी बाइंडिंग एक ही होती है, दोनों एक ही पे जगह स्थापित होती है, अलग अलग नहीं होती। ठीक है, अगला आपका 32, विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायु प्राकृतिक, ऑप्शन बी तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, ऑप्शन सी तेल बलित हवा बलित, ऑप्शन डी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक, यानी कि ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी यानी कि तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक, ऑयल नेचुरल, एयर फॉर्मूला एयर नेचुरल। ठीक है, अगला अपना क्या है 33 क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर। यानी कि ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? यानी कि इसमें स्टील की और आपकी किसकी सिलिकॉन की कितनी मात्रा होती है, ये पूछा है। ऑप्शन ए स्टील 57%, ऑप्शन बी सिलिकॉन 3%, ऑप्शन बी स्टील 95%, ऑप्शन सिलिकॉन 5%, ऑप्शन सी स्टील 93%, सिलिकॉन 7%, ऑप्शन डी स्टील 90%, सिलिकॉन 10%। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि इसमें जो स्टील होती है आपकी वो आपकी 90% रहेगी, है ना,
और जो आपका सिलिकॉन रहेगा वो कितना आपका 10% रहेगा आपका, ठीक है। तो स्टील 90% और सिलिकॉन 10%, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखें इसको, लास्ट एंड फाइनल आपका, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। ऑप्शन बी, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, दोनों एक ही है, सेम टू सेम, ए और बी दोनों एक ही रख दिया। ऑप्शन सी, द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना। ऑप्शन डी, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। तो क्या करते हैं, आपका जो टेप होता है ना, टेप होता है, तो आपका जो टेप होता है बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग क्या करता है आपका, वही वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, यानी कि चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए। ए बोल दो चाहे बी बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन कैसे हैं, आपके ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों एक ही है, तो दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका कोई भी लगा सकते हो, चाहे बी लगा दो चाहे ए लगा दो, ए एंड बी दोनों ही राइट हैं, क्योंकि दोनों ही आपके सेम आपके दर के हैं, ठीक। तो क्या करता है ये, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, यानी कि चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं आपके ट्रांसफार्मर